हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 18 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस के चलते चीन की जीडीपी में जनवरी मार्च 2020 की जो तिमाही है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। ये आंखें खोलने वाला है। जो भारत के भी हालात और दुनिया के हालात क्या होने वाले हैं वो नज़र आएगा। इसका आंसर होगा 6.8%। इतनी गिरावट हुई है, मतलब एक्चुअल जीडीपी वो -6.8 माना जाएगा। ओके, जोरदार झटका लगा है चीन को कोरोना वायरस की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था में। और ये जनवरी से मार्च की अर्थव्यवस्था, ये जो इस तिमाही पिछले तिमाही की जो आंकड़े हैं वो वहाँ पर 1976 के बाद सबसे खराब हालत है। वहाँ जो सांस्कृतिक क्रांति हुई थी उसको कहा गया था। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, ओके, NBS ने। और अगर सिर्फ जनवरी और फरवरी का देखें तो -20.5% की गिरावट हुई है। हालांकि मार्च में कुछ सुधरा और वो ये हम देख रहे हैं -6.8 तक आ गया। ठीक है, तो इतनी गिरावट हुई है और ये काफ़ी ख़राब स्थिति है। कोरोना वायरस जो है दिसंबर में वहाँ पर आया था, मामले सामने आए थे। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च ये वहाँ भी काफ़ी बड़े इलाके में लॉकडाउन किया गया और पूरी दुनिया में फैला और उससे पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था थम सी गई है। तो कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूरे देश में चाइना ने भी बंदिशें लगाई थी। अब हालांकि फैक्ट्रियां को धीरे धीरे खोला जा रहा है, लेकिन जैसे इंडिया में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एक तरह से लॉकडाउन है। ओके, और आपको बता दूं कि पिछले साल वहाँ की जीडीपी क्या रही है 2019 में, तो 6.1% जीडीपी थी, यानी प्लस में था 6.1%। अब माइनस में हम वहाँ पर चाइना वो चला गया है और आप देख रहे हो। ओके, तो एक तरह से ये दिखा रहा है कि हम लोग आगे क्या झेलने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन हमारे यहाँ जो है अभी जारी है और लंबे समय तक रहने की आशंका है। अभी 3 मई तक तो है ही, उसके बाद भी हो सकता है कि आगे बढ़े। जबकि चाइना धीरे धीरे लॉकडाउन को खोल रहा है, तो वहाँ जो असर है वो यहाँ भी असर हो सकता है। ओके, तो ध्यान रखना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने 17 अप्रैल 2020 को रिवर्स रेपो रेट को कम करके कितना पर ला दिया है? इसका आंसर होगा 3.75%। ओके, पहले कितना था? रिवर्स रेपो रेट 4% था। ओके, उसको घटाकर 3.75% कर दिया गया है। और हाँ, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है ओके इस बार। ठीक है, लेकिन पिछली बार यानी पिछले महीने 27 मार्च को रेपो रेट में भी कमी की गई थी 0.75% की। तो ये ऐलान किसने किया? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। ओके, तो क्या है ये रिवर्स रेपो रेट? देखिए, रिवर्स रेपो रेट वो है जिस पर बैंकों को आरबीआई में जमा जो रकम है उस पर ब्याज मिलता है। मतलब अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो बैंक आरबीआई में जमा कर देता है उस पैसे को, उस रकम को। तो जब आरबीआई इस रेट को घटा देता है और एक तरह से बैंक अगर पैसा आरबीआई में जमा कराएगा, वहाँ रखेगा, तो वहाँ उसको बहुत कम ब्याज मिलेंगे। तो ऐसे में वो बैंक जो है वो कमाने के लिए उन पैसों को मार्केट में लगा देता है ताकि नकदी बढ़ती है, लोगों को कर्ज दे देता है। ओके, तो ये एक फ़ायदा होगा। और आरबीआई गवर्नर ने ये कहा है, शक्तिकांत दास ने, कि दुनिया में बड़ी मंदी का अनुमान है और हम बहुत बुरे दौर में हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था के बुरे असर को कम करने के लिए आरबीआई ने कितनी रकम के बूस्टर पैकेज का ऐलान किया है 17 अप्रैल को? आंसर होगा इसका 1 लाख करोड़ रुपए। ओके, तो क्या क्या किया है फटाफट देख लेते हैं। तो TLTRO के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान हुआ है। TLTRO क्या है? तो टारगेटेड लॉन्गर टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन। तो इससे क्या होता है कि जो नकदी की कमी है, बैंकों को पैसे की कमी नहीं होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे सकेगा। ठीक है, इसके जरिए क्या होता है, 1 से 3 साल के लिए रेपो रेट पर कर्ज मिल जाता है और इससे बैंकों को कर्ज बांटने में बहुत आसानी होती है, उसको रकम की दिक्कत नहीं होती है। अगला क्या हुआ है? 25,000 करोड़ रुपए जो है नाबार्ड को दिए जाने का ऐलान किया गया। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, ये एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की सुविधा के लिए काम करता है।
अगला पॉइंट है कि 15,000 करोड़ रुपए सिडबी को दिया जाएगा। सिडबी क्या है? यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। ये सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योग के लिए ये काम करता है। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए NHB को दिया जाएगा। यानी NHB का मतलब हो गया नेशनल हाउसिंग बैंक को, और ये जो बैंक है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कर्ज देता है। इसके अलावा क्या हुआ है, तो NPA के नियमों में ढील दी गई है। मतलब कि 1 मार्च से 31 मार्च तक के 3 महीने को एक तरह से शामिल नहीं किया जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, NPA में। ठीक है, नियम यह कहता है कि अगर लोन की रीपेमेंट में 90 दिन की देरी होती है, यानी 3 महीने की, तो बैंक उस खाते को NPA घोषित कर देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देता है, और एक तरह से बैंक को नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन अभी जो ऐलान हुआ है उसमें NPA की जो गिनती है वो 1 मार्च से न शुरू होकर ये 31 मई के बाद शुरू होगा। मतलब 31 मई 1 जून से शुरू होगा। तो एक तरह से बैंकों को 180 दिनों का एक छूट मिल गई है, क्योंकि ये इसलिए किया गया है क्योंकि मार्च से मई तक के लिए, मार्च से मई तक के लिए 3 महीने के लिए RBI ने ये कहा था कि लोग जो हैं अपना EMI जो लोन लिया हुआ है लोगों ने वो चाहे तो ना चुकाएं। ओके, लेकिन इसका ब्याज चुकाना पड़ता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था के लिए क्या कहा RBI गवर्नर, थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि वैसा भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जामिनेशन के लिए अर्थव्यवस्था पर जब बात हुई तो गवर्नर ने ये कहा कि बहुत बुरे दौर में से हम लोग गुजर रहे हैं और कोरोना संकट की वजह से GDP की रफ्तार घटेगी, लेकिन बाद में ये फिर से बढ़ेगी। और ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया है कि कोरोना की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है आर्थिक मंदी के दौर में जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भारत की GDP विकास दर दुनिया के लहजे से अच्छे रहने की उम्मीद है। और IMF ने ये ऐलान किया हुआ था कि भारत के लिए 1.9% GDP ग्रोथ हो सकता है 2020 में। ओके, और ये उनका कहना है कि G20 जो समूह के बाकी देश हैं उसकी तुलना में ही ज़्यादा होगा। लेकिन एक और बात ये भूलना नहीं चाहिए कि 1.6% के आसपास चाइना की GDP का अनुमान लगाया था IMF ने पूरे साल का, लेकिन क्या देख रहे हैं हम लोग कि -6.8% पर वहाँ GDP चली गई है। तो भारत उसको सचेत रहना चाहिए क्योंकि हालात और ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि हम अभी लॉकडाउन से गुजर रहे हैं और चाइना अभी उभर चुका है एक तरह से। ओके, अब वो पूरी दुनिया को मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वो सप्लाई कर रहा है, इंडिया भी वहीं से मंगवा रहा है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, और इसका PDF अवेलेबल है नोट्स के साथ, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक आ जाता है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसका PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 अप्रैल। ओके, हीमोफीलिया क्या होता है कि वो आनुवंशिक रूप से खून बहने वाले दिक्कतें हो जाती हैं, चोट लग गया तो खून बहता ही रह जाता है, रोकने में उसको दिक्कत होती है। ठीक है, और खून के थक्के नहीं जमते हैं, उसकी वजह से खून बहता रह जाता है। आमतौर पर ये होता है ना कि बॉडी जो है अगर बॉडी में चोट लग गई कहीं पर तो खून के बहाव को रोकने के लिए खून अपने आप थक्का जमाने लगता है, लेकिन इस बीमारी में ये ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से चोट लगने पर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब तक कि डॉक्टर के पास न ले जाया जाए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF के अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है अभी हाल ही में। आंसर होगा तामस अचान। उन पर भ्रष्टाचार और डोपिंग के उल्लंघन का आरोप लगा था और वो वर्ष 2000 से अध्यक्ष थे अभी तक, और अब कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है उर्सुला पपमदिरिया को। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर इसका, तो बुडापेस्ट हंगरी में। स्थापना कब हुई थी? 1905 में। अगला क्वेश्चन है, हाउजोंग 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या होगा? ऐलान किया गया है, इसका आंसर होगा फेई फेई। ठीक है, चौथा एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है, ये 9 से 15 अक्टूबर 2022 को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है MTNL के CMD का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आंसर होगा इसका PK पुरवार। वो कौन है? BSNL के अभी CMD हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF इंडिया ने अपना कार्यक्रम का एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। ठीक है, 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता हैं और उनको ये वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, क्या ये वर्ल्ड वाइड फंड ये एक गैर सरकारी संस्था है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करती है। स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी और मुख्यालय जो है ग्लोबल वो WWF का इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये WWF वो वाला नहीं है जो आप देखते हो टीवी पर, ओके, ये अलग है। अगला क्वेश्चन है पूर्व खिलाड़ी विली डेविस का निधन हुआ है 15 अप्रैल 2020 को, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा फुटबॉल। वो फुटबॉलर थे और अमेरिकी थे। ठीक है, और उनको 1981 में नेशनल फुटबॉल लीग प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। कब? 1981 में। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, आरवी भुसकुटे उनका निधन हुआ है 15 अप्रैल 2020 को, तो किस आंदोलन से वे जुड़े रहे हैं? आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। पूर्व स्वतंत्रता सेनानी थे वो। हालांकि बाद में उन्होंने आज़ादी के बाद बहुत सारे आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए काफ़ी काम किया। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। और आपको बता दूं कि 2019 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। और जनवरी फरवरी का भी करंट अफेयर्स है 2020 का, वो अवेलेबल है। उसका अपडेट आने वाला था अप्रैल तक का, लेकिन वो उसमें थोड़ा विलम्ब लग रहा है किसी वजह से, वो जल्द ही आपको मिलेगा। ओके, 2020 का टोटल करंट अफेयर्स अप्रैल तक का। और हाँ, अभी जो आप देख रहे हैं 18 अप्रैल का करंट अफेयर्स, उसका PDF मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है। क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वरना लिंक चला जाएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।